नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टडी विद 87 से। हम लोग लेखपाल की सीरीज कवर कर रहे हैं। इस लेखपाल की सीरीज का आज ये तीसरा महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें भारत में कृषि और फसलों से संबंधित क्रांतियों के विषय में हम पढ़ेंगे। भारत में कृषि लेखपाल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें फसलों के प्रकार, जायद फसल, खरीफ फसल, रबी की फसलें किस माह में बोई जाती हैं, किस माह में काटी जाती हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, और फसलों से संबंधित हमारे देश में कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई हैं, जिनमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, काली क्रांति, भूरी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं जो किसके द्वारा प्रारंभ की गई। ये सभी बातें हम इस वीडियो में प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड के पंतनगर में नवंबर 1960 में हुई। 1992 में इसका नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय रख दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। लेखपाल के पिछले पेपरों में भी यह प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। कृषि की विज्ञान शाखा क्या कहलाती है? तो कृषि की विज्ञान शाखा को एग्रोनॉमी कहा जाता है। कृषि की विज्ञान शाखा सस्य विज्ञान, हिंदी में सस्य विज्ञान और अंग्रेजी में से एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। पेपर में कभी अंग्रेजी नाम भी हिंदी में लिखा आ जाता है। इसके जनक पीटर बेकेसनजी हैं। एग्रोनॉमी के जनक पीटर बेकेसनजी हैं। थर्ड प्रश्न। हरित क्रांति का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया है? तो हरित क्रांति का जो नामकरण है वह विलियम गार्ड के द्वारा किया गया है, जबकि जो हरित क्रांति के जनक हैं वे भारत में MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। भारत में 1967-68 में हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, परंतु इसका नामकरण अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गार्ड ने किया। विश्व स्तर पर हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय नॉर्मन E. बोरलॉग को जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरित क्रांति अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है और इसके विषय में डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। इस डिस्क्रिप्शन के अनुसार ही 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं कि हरित क्रांति किस वर्ष लागू की गई या किस वर्ष प्रारंभ की गई, इसके जनक कौन है, इसका नामकरण किसने किया, विश्व स्तर पर इसका श्रेय किसको जाता है। तो सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध क्रांति अथवा श्वेत क्रांति से है। यह एक ही क्रांति के दो नाम हैं। भारत में 1970 में श्वेत क्रांति चलाई गई, जिसके सूत्रधार वर्गीस कुरियन रहे। यह क्रांति दूध के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। भारत में 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का आरंभ किया गया, जिसके अंतर्गत तिलहन के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई और यही पीली क्रांति कहलाई। इन सभी क्रांतियों के ऊपर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है। देखिए अगला प्रश्न। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। यह पिछली वीडियो में बताया गया है।
आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में 1949 में स्थापित किया गया। गोल क्रांति आलू के उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। गोल क्रांति से आलू के उत्पादन में 13 गुना अत्यधिक वृद्धि हुई। तो देख सकते हैं इस क्रांति के माध्यम से आलू के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, 13 गुना। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कितनी वृद्धि हुई है। इस प्रकार के ही प्रश्न यूपी SSSC द्वारा लाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। भूरी क्रांति अथवा धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से, नीली क्रांति मछली के उत्पादन से और काली अथवा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन वृद्धि से संबंधित है। तो चारों क्रांति भी महत्वपूर्ण है, जिसमें भूरी क्रांति अपनी उर्वरक से संबंधित है, रजत क्रांति अंडे से, नीली क्रांति मछली के उत्पादन से और काली अथवा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन वृद्धि से संबंधित है। इसके अलावा एक गुलाबी क्रांति भी है जो झींगा मछली से संबंधित है, और कभी अगर झींगा मछली ऑप्शन में नहीं होता है, प्याज भी दिया होता है, तो गुलाबी क्रांति का भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गेहूं एवं चना किस प्रकार की फसलें हैं? तो गेहूं और चना रबी की फसलों में आती हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जबकि मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। यानी कि सर्दियों के मौसम में इसको बोया जाता है और गर्मी प्रारंभ होते ही इसको काट लिया जाता है। रबी की फसलों में आलू, सरसों, चना, गेहूं, मटर आदि फसलें शामिल हैं। अगला प्रश्न, मक्का एवं अरहर किस प्रकार की फसलें हैं? तो यह खरीफ की फसलें हैं दोनों। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, जबकि सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। यानी कि ये फसलें तेज़ गर्मी में बोई जाती हैं और सर्दी आने से पहले काट ली जाती हैं, या सर्दी के मौसम में काट ली जाती है। मूंगफली, मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिल, बाजरा, ज्वार, चावल आदि खरीफ की फसलें हैं। कई बार ऑप्शन में पूछा जाता है 3 फसल कोई इनकी दे देते हैं और एक फसल जायद या रबी की देकर पूछते हैं कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो ये सभी फसलों का आपको ध्यान रखना है। जायद की फसल तो आगे देखो प्रश्न में पढ़ेंगे हम। तो हमारा अगला प्रश्न इसी पर आधारित है। मूंग किस प्रकार की फसल है? जायद फसल। काफ़ी लोग मूंग को खरीफ की फसल समझते हैं। कुछ किताबों में भी मूंग को खरीफ की फसल में रखा गया है, परंतु आयोग के अनुसार मूंग को जायद फसल माना गया है। भारत में फसलों को खरीफ, रबी और जायद की फसलों के रूप में बांटा गया है। जायद फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून माह तक काट ली जाती हैं। इनकी सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जायद फसल का मतलब ज़्यादा पानी, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, उड़द, मूंग आदि। तो ये सभी फसलें जायद फसलें में आती हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण 10 प्रश्न मैं लेके आया था, जिसमें मैंने आपको सभी फसलों के प्रकार और क्रांतियों के बारे में पढ़ाया है। आगे हम ये सीरीज जारी रखेंगे। चकबंदी एवं राजस्व लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी या मंडी परिषद के जो भी पेपर हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण परिवेश, ग्राम समाज विकास के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।